गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटे? बढ़िया, ठीक है। चलिए हम लोग अपना चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है। और आज का जो क्लास है उसमें जो हम लोग सीखने जाएंगे वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आने वाले फ्यूचर्स के लिए आपके, ठीक है। ध्यान से सुनना, एकदम कॉन्सेप्चुअली समझना। लायबिलिटीज, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ भी आप पढ़ो, ठीक है ना, जब भी आप कुछ पढ़ो आपको अगर डिफ़िकल्ट लगे ना तो उसको एक एग्जाम्पल और सिंपलेस्ट फॉर्म में तैयार करने की कोशिश किया करो, ठीक है। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का ऐसे हिंदी में मतलब होता है कर्ज, ठीक है। लायबिलिटीज का सिंपली भाषा में कहा जाता है ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आपके ऊपर किसी चीज़ का ऑब्लिगेशन है कि आपको पैसे देने हैं किसी को, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझो। देखो, ये मेरा बिजनेस था, ठीक है ना। हमने पढ़ रखा है, ये सब चीज़ हमने पहले भी पढ़ रखा है, फिर भी मैं समझा रहा हूँ फिर से। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा सप्लायर है, ठीक है। अगर मैं सप्लायर से गुड्स परचेज करता हूँ, ऑन क्रेडिट, ठीक है, तो उस सप्लायर को हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स, ठीक है। वो सप्लायर मेरे बिजनेस के लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर्स। अब ध्यान से सुनना, अब इस बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गया। क्या ऑब्लिगेशन बन गया? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल हो गई कि भैया तुमको पैसे देने हैं, किसके? क्रेडिटर्स के, ठीक है। मान लो मेरे को इसके देने हैं 50,000 रुपये गुड्स के। तो जब आपके माथे पे टेंशन आ जाए कि भैया पैसे दे रहे हैं, ठीक है ना, इस बात का अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप उसे क्या कहोगे? लायबिलिटीज। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने दोस्त से पैसे लेते हो और कहते हो भाई, ठीक ना, मुझे 5,000 रुपया देगा 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद मैं लौटा दूंगा। अब आपके ऊपर क्या हो गया? एक ऑब्लिगेशन आ गई है कि भैया 1 महीने के बाद आपको उसे पैसे लौटाने हैं। ये एक टेंशन आ गया पैसे लौटाने का। दिस इज कॉल्ड लायबिलिटीज, ठीक है। क्लियर है? अब लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, दो प्रकार से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अकाउंटिंग के पर्पस के लिए हम उसे दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज और एक को हम लोग कहते हैं करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके। जैसे ये क्रेडिटर्स है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये मेरा क्रेडिटर नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है या फिर करेंट लायबिलिटीज़ है। उसी तरह अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो लोन आपके लिए नॉन करेंट लायबिलिटी है, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं NCL और इसको शॉर्ट में बोलते हैं CL, ठीक है। तो अगर आपने लोन लिया है तो वो लोन आपके लिए NCL है या CL है, ये आपको अब क्या करना है? जज करना है, ठीक है ना। किसी भी लायबिलिटी को अब आपको क्या करना है? जज करना है कि वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है
या करेंट लायबिलिटीज़ है। ठीक है, जज कैसे करेंगे, इसको आपको क्राइटेरिया से फुलफिल करना है। क्या कैसे, तो साथ साथ लिखे आप, दोज लायबिलिटीज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड beyond 12 months from the date of balance sheet or ऑपरेटिंग साइकिल, जिसे हम कैश साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लिया, हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात एकदम आराम से। ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर है। 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019। मैंने 1 अक्टूबर को एक लोन लिया 5 लाख का। अमाउंट पे मत जाना बेटे, ठीक है, अमाउंट हो सकता है आपको बड़ा लगे, अमाउंट पे नहीं जाना है। ठीक है, और मैंने उसे कह दिया कि मैं आपका पैसा 5 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है, अब आपको ये जज करना है कि ये लोन मेरा एनसीएल है, एनसीएल का मतलब लॉन्ग टर्म, एनसीएल है या सीएल है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी है या करेंट लायबिलिटी, ये आपको जज करना है। जज कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पता है 31 मार्च को हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, है ना, एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इस डेट को आपको क्या करना है, इस डेट पे आपको खड़ा करना है अपने आप को। ठीक है, आप फील करो बेटे, महसूस करो, आंखें बंद करो, और आपको ना विजन होना चाहिए। कैसा विजन, दूरदृष्टि का। आपको दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप इस चीज को फील करना आंखें बंद करके। ठीक है ना, आंखें बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद कर लो, सुनो ही नहीं, कुछ मत करो। आप फील करो इस चीज को कि आप यहां खड़े हो, और आपको क्या देखना है कि ये जो लोन है 5 लाख का, ठीक है, इस लोन का, ठीक है ना, डेट कितना बाकी है, समय कितना बाकी है, पीरियड। ठीक है, ओके, इस लोन का पीरियड कितना बाकी है, तो यहां पे कितना हो गया देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तो यहां पे निकल गए, 6 मंथ्स चला गया। अभी भी कितना बचा यहां पे बचा है सर 4 years 6 months। ठीक है, 4 years 6 months। तो बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने के बाद, तो आने वाला अगला जो बैलेंस शीट होगा हमारा 31 मार्च 2020 का, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस बैलेंस शीट के डेट पे देखो कि क्या ये 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा। नहीं सर, ये 12 महीने के बाद में सेटल होगा। ठीक है, यहाँ खड़े हो तो ये पूरा 12 महीना होगा अगला साल, उसके भी बाहर चले जा रहे हैं सर, अभी भी 4 साल 6 महीना बहुत है, तो हम इसको क्या कहेंगे, NCL। ठीक है, बैलेंस शीट के डेट से 12 महीने के बाद हो रहा है। अभी भी आप खड़े हो और आपको लग रहा है कितना एक्सपेक्टेड है सर, 4 साल 6 महीना, तो 12 महीने से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे, NCL। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया है बैलेंस शीट, दूसरा है ऑपरेटिंग साइकिल। सर ये ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिसे हम कहते हैं कैश साइकिल। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है सर। इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल।
ओहो, कितने नाम सर, इतने नाम कि क्या बताएं। ठीक है, और बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। देखो, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है बेटे? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है 3 स्टेज से, है ना। पहले वो कच्चा सामान खरीदता है, फिर प्रोडक्शन पे करता है, फिर फिनिश गुड्स बनती है, फिर उसका सेल होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न पहले क्या करता है, कैश लेके जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, कैश लेके जाता है और कैश लेके जाएगा मार्केट में। मार्केट से वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीद के लाएगा, परचेज करेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, जब ये रॉ मटेरियल लाएगा तो रॉ मटेरियल कहाँ रखेगा? सीधे मशीन पे तो रखेगा नहीं, डायरेक्ट प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता, उसको कहीं ना कहीं स्टोर करेगा। तो स्टोरेज पीरियड या होल्डिंग पीरियड, ठीक है ना, उसका जो स्टोरेज पीरियड है वो कितना महीना है? मैं मान लेता हूँ वो 2 महीना रहता है, 2 मंथ्स। ठीक है, अब 2 महीने के बाद वो फैक्ट्री पे जाती है। फैक्ट्री के मशीन पे क्या होता है, काम होता है। ठीक है, जब काम होता है तो काम अधूरा है, अभी न कच्चा न पक्का, अधूरा, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, प्रोग्रेस, एस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में लगता है मेरे को 3 मंथ्स। ठीक है, अब प्रोडक्शन से जैसे ही फिनिश गुड्स में बना, अब प्रोडक्शन हुआ, फिनिश गुड्स बना, फिनिश गुड्स बन के कहाँ जाएगा सर? फिनिश गुड्स बन के शोरूम में जाएगा। ठीक है ना। अब शोरूम में जैसे जाता है तो क्या शोरूम में वहाँ पे तुरंत बिक जाएगा? नहीं सर, मान लेते हैं वहाँ पे भी हमारे को होल्डिंग पीरियड लगती है सामान को बेचने में। ठीक है ना, कम से कम 2 महीना तो लग ही जाता है। ठीक है, फिर हम उसे क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम इस गुड्स को क्रेडिट पे बेचते हैं, है ना। जब आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, तो हम डेटर्स को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं। कितने महीने का क्रेडिट पीरियड अलाउ? 3 मंथ्स। ठीक है, 3 मंथ्स नहीं करो, 2 मंथ्स कर दो। ठीक है, और फिर हमारा ये क्या हो जाता है, कैश में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये एक तरह से साइकिल की तरह है। देखो, गोल साइकिल बन रहा है। ठीक है, ये एक साइकिल बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कैश साइकिल। ठीक है, ओके। तो हम इसका ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल का जो जितना स्टोरेज टाइम लिया वो, प्लस WIP प्रोडक्शन में जितना समय लिया वो, प्लस फिनिश गुड्स को आपने बेचने में कितना समय लगा दिया, और डेटा से कलेक्शन होने में कितना पीरियड लग गया। तो सर 2 मंथ्स प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 2 कितना हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 हो गया। मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा ताकि हमारे को फ़ायदा करेगा। इसको कर दो आप 4 मंथ्स। ठीक है ना, रीज़न मैं बता रहा हूँ, 4 मंथ्स। इसको आप कर दो 3 मंथ्स, इसको भी आप कर दो 3 मंथ्स। तो अब कितना हो गया, 4 3 7, 7 2 9, और इसको भी आप कर दो 4 मंथ। ठीक है, 4 4 8, 8 3 11, 11 3 14। ठीक है, अब हमारे को क्या हो गया, ये हो गया 4, ये भी हो गया हमारा 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। कितना हो गया, 8 4 4 8,
8 11 गया 14 14 14 मंथ्स हो गए। तो हमारा कैश साइकिल पीरियड कितना हो गया 14 मंथ्स। ठीक है, अब हमें दो क्राइटेरिया देखना था, क्या क्या। एक तो सर आपको बैलेंस शीट का डेट से 12 मंथ्स और ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड। ठीक है, ये दो चीज़ आपको सेटिस्फाई करनी है, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अगर अब बैलेंस शीट के डेट से आपको अगर 12 मंथ्स के बाद अगर उसका एक्सपेक्टेड लग रहा है कि आप सेटल कर पाओगे, या फिर ऑपरेटिंग साइकिल जो पीरियड है, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है 14 मंथ्स, या इसके बियॉन्ड में भी अगर आप जा रहे हो तो आप उसे क्या कहोगे, नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। नंबर 1 एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मान लो हमारा कोई लायबिलिटीज है जिसका एक्सपेक्टेड पीरियड है 16 मंथ्स। ठीक है, और हमारा बैलेंस शीट से डेट से कितना होना चाहिए 12 मंथ्स। ठीक है, और हमारा कैश साइकिल पीरियड कितना है 14 मंथ्स। ठीक है, तो अब देखो हमारा बैलेंस शीट से अब हम क्या देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सर हमारा जो एक्सपेक्टेड पीरियड है वो बैलेंस शीट को भी क्रॉस कर गया। चलो सर, बैलेंस शीट को भी क्रॉस कर गया, और एक्सपेक्टेड पीरियड जो है वो कैश साइकिल को भी क्रॉस कर गया। ठीक है ना, दोनों को क्रॉस कर गया। अगर दोनों को क्रॉस कर जाता है तो ऐसे को हम लोग कहते हैं नॉन करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, ओके, डन, क्लियर है। तो सर ये तो हो गया नॉन करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होगा, तो लिखिए करेंट लायबिलिटी में दोस लायबिलिटीज which are expected to be settled within 12 months from the date of balance sheet or within operating साइकिल, जिसे आप कैश साइकिल के नाम से भी जानते हो। ठीक है, क्लियर है, ओके, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लो आगे। ठीक है, अब सुनो सर, इसी को मैं एग्जाम्पल नंबर 2 में लेता हूं। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। ध्यान से देखना बेटे, मैं कह रहा हूं लायबिलिटीज का जो एक्सपेक्टेड पीरियड है वो है मेरा 13 मंथ्स। ठीक है, और मेरा बैलेंस शीट का जो डेट का जो पीरियड होता है वो है 12 मंथ्स होता है ना। बैलेंस शीट से तो हम 12 मंथ देखेंगे, और हमारा कैश साइकिल पीरियड है कितना था, हमारा कैश साइकिल पीरियड 14 मंथ्स। अब आप ध्यान से देखो, तो देखो हमारा जो लायबिलिटी है वो कब तक सेटल हो जाएगा सर 13 मंथ्स में। तो देखो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो क्या है। ठीक है, हम करेंट लायबिलिटी किसे कहेंगे कि सर जो बैलेंस शीट के डेट से 12 मंथ्स के अंदर विद इन, इसको ब्रैकेट में डालो, विद इन 12 मंथ्स और विद इन ऑपरेटिंग और कैश साइकिल। तो सर क्या ये 12 महीने के अंदर हो जा रहा है, नहीं सर, बैलेंस शीट से 12 महीने के अंदर, लेकिन ये तो 13 मंथ्स में जा रहा है ना। तो सर ये क्राइटेरिया तो हमारा फुलफिल हुआ नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आया बेटे। मैंने कहा
कि बैलेंस शीट से कब तक हो जाना चाहिए, 12 महीने के अंदर, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड डेट पीरियड कितना है, 13 मंथ्स है ना। तो सर 12 मंथ्स को तो क्रॉस कर गया, तो हम इसको करेंट लायबिलिटी तो बोल नहीं सकते, लेकिन हमारा जो कैश साइकिल पीरियड है वो कितना है, 14। तो सर 13 मंथ्स 14 मंथ्स के कम है, ठीक है। तो कैश साइकिल के पीरियड में तो हो जा रहा है, इसीलिए ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, इसीलिए हम इसे करेंट लायबिलिटी के नाम से जानेंगे, ठीक है। ओके सर, अगर ये 16 मंथ्स होता तो 16 मंथ होता तो देखो ना तो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है ना ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके है ना, डन। तो हम एक एग्जाम्पल दें, सर हमारा एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं केस दे रहा हूँ आपके सामने, कई सारा केस दूंगा, केस 1, ठीक है, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है। नंबर 1 हमारा इसका एक्सपेक्टेड सेटलमेंट पीरियड कितना है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, और कैश साइकिल का पीरियड कितना है ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका 12 मंथ्स, ये है आपका 17 मंथ्स, ठीक है। ये है आपका 15, ये है आपका 14, ये है आपका 16, 18, ये है आपका 13 और 9। तो देखो पहला केस क्या होगा, कह रहा है कि देखो हमें सेटल कितने महीने में करना है, 12 महीने में, ठीक है। लेकिन हमारा बैलेंस शीट का डेट कितना है, 12 मंथ्स, तो बैलेंस शीट से 12 मंथ्स है और इसका भी 12 मंथ्स के अंदर में हो जा रहा है, और साथ के साथ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितना है, 17 है ना। बैलेंस शीट का डेट कितना है, 12 मंथ्स, बैलेंस शीट से 12 मंथ्स। तो सर ये 12 मंथ्स ये है, ये भी 12 मंथ है, तो पहला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। फिर इसमें देखो बैलेंस शीट से 12 मंथ्स, ठीक है, तो बैलेंस शीट को तो ये क्रॉस कर गया, ठीक है, बैलेंस शीट का जो क्राइटेरिया है उसको तो क्रॉस कर गया, ठीक है। और साथ के साथ ऑपरेटिंग पीरियड का जो साइकिल का जो समय था उसको भी क्रॉस कर गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, NCL, ठीक है। फिर केस नंबर 3, केस नंबर 3 में भी बैलेंस शीट की डेट से कितना लेना है, 12 मंथ्स, ठीक है। तो सर 16 मंथ जो है वो बैलेंस शीट को क्रॉस कर गया, तो पहला क्राइटेरिया फेल कर गया, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल 18 मंथ्स है और ये 16 मंथ्स है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, करेंट लायबिलिटी, ठीक है। उसी तरह सर 13 मंथ्स है, बैलेंस शीट का डेट कितना है, बैलेंस शीट की डेट से 12 मंथ्स, तो सर ये भी केस वही हो गया कि बैलेंस शीट के क्राइटेरिया को तो ये फेल कर गया, लेकिन ये इसके ऑपरेटिंग साइकिल को फुलफिल कर दिया, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ओके, एक और केस, केस नंबर 5, ठीक है ना, 10 मंथ्स और ये हो गया आपका 8 मंथ्स। तो देखो बैलेंस शीट का जो क्राइटेरिया है वो कितना है, 12 मंथ्स। तो पहला देखो एक चीज़ देखो, बैलेंस शीट ये जो है हमारा एक्सपेक्टेड टू बी सेटल कितना है, 10 मंथ्स, और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, 8 मंथ, तो इसको तो फेल कर गया, लेकिन बैलेंस शीट के क्राइटेरिया को फुलफिल कर गया, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, करेंट लायबिलिटीज, ठीक है।
ओके, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हो तो करेंट लायबिलिटी, और दोनों कंडीशन को आप अगर फुलफिल नहीं कर पाते हो तो वो क्या हो गया, NCL। क्लियर है? ओके, आई थिंक, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। पक्का वादा? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, डन? कभी कंफ्यूज नहीं होगे? ठीक है, देखो कई बार, अब मैं थोड़ा सा जाने से पहले, ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ। कई बार यहाँ पे हम, जरूरी है कि हम कैश में खरीदेंगे, हम क्रेडिट में भी खरीदते हैं तो हम क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स बन जाते हैं। तो हम यहाँ पे अगर क्रेडिट में लाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का जो पीरियड होगा वो हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम क्रेडिट में खरीद के लाते हैं तो हमारा वो क्या हो जाता है, क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस करके दिखाएंगे क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर का जो पीरियड होगा वो हमारा माइनस हो जाता है, लेस हो जाता है। ठीक है, अगर मैं शुरू में समझाता तो आप शायद हो सकता तो कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने क्या किया, लास्ट में हल्का सा एक पॉइंट डाल दिया ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर रहेगा। ठीक है, ओके, डन? एनीथिंग, कोई क्वेश्चन किसी का? पक्का? चलिए, ओके, तो चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल मिलेंगे बेटे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, सावधानी से रहिएगा, घर पे रहे, स्टे एट होम। ठीक है, प्रॉपरली सैनिटाइज करें, बार बार अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करें, अगर ज़रूरत होने पर बाहर जाए तो डबल मास्क पहने। ठीक है, माना घुटन होती है बट कोई बात नहीं, डबल मास्क का उपयोग करें इस समय। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पे ही बाहर जाए। ठीक है, ये एक ऐसा सिचुएशन है, माना कि हम खुद उब चुके हैं, आप तो छोटे बच्चे हो, ठीक है ना, तो आपका तो मन चंचल रहता है, कभी इधर कभी उधर, है ना, लेकिन समझ सकते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें इस दौर से हौसला बनाए रखना होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।